ओके जी, एक्यूट इफ़ेक्ट्स के अंदर हम बात कर रहे थे ओपियोइड्स की। एक्यूट इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे थे हम ओपियोइड्स की, जिसके लिए हमने निमोनिक बनाया था बैड अमेरिकन्स। बी से ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, ए से एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया वाला इफेक्ट कैसे होता है कि जी ओपियोइड्स होते हैं वो पावरफुल ड्रग होती हैं पेन के लिए। ठीक हो गया, ये तो आपको पता है कि ओपियोइड्स का काम है कि पेन रिलीफ करवाना। अब इसमें जो हमने स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट की बात की थी, कौन कौन से थे? मॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फिन, फेंटानाइल, सफेंटानाइल, मेप्रिडीन, ये सब क्या है? इनकी हाई एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है। आगे थे मॉडरेट वाले, कोडेन, हाइड्रोकोडेन, ऑक्सीकोडोन, ये इनका माइल्ड इफेक्ट होता है। दे आर अवेलेबल विद असीटामाइनोफिन या एनसिड्स, यानी कि हमने इनको दूसरे पेन किलर्स के साथ हमको इनको देना पड़ता है, ठीक है, पेन रिलीफ करने के लिए। और उसके बाद ना है प्रोपोक्सीफेन, ये भी असीटामाइनोफिन के साथ ही कंबाइन करके ये ड्रग्स दी जाती हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं, सबसे ज़्यादा वाले हैं, वो मॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फिन, वो अकेले ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम मियोसिस की। मियोसिस क्या कहते हैं? ये पेपलरी कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। ऑल ओपियोइड्स एक्सेप्ट मेप्रिडीन, ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ठीक है। मेप्रिडीन के अलावा बाकी सारे के सारे जो भी हैं ना ओपियोइड्स, वो क्या करवाते हैं? पिपली कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। पिपली कंस्ट्रक्शन करवा के मियोसिस होती है, ठीक हो गया। मेप्रिडीन का क्या होता है कि मेप्रिडीन इट हैज़ मिस्क्रोनिक ब्लॉकिंग इफेक्ट होता है, इसलिए ये मिस्क्रोनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इसकी वजह से ये नहीं करवाती है। लेकिन बाकी जितने भी ओपियोइड्स हैं वो आपका कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं पिपली मसल्स की। उसके बाद यूफोरिया आता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, ये आपको बताया था कि म्यू रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से हो रहा है, ठीक हो गया। इधर भी ये बताया हुआ है कि ओपियोइड्स इन मिडिला के अंदर क्या करते हैं कि इनहिबिट करते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर को, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है रिस्पॉन्स किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। जब रिस्पायरेटरी सिस्टम ही आपका डिप्रेस हो गया तो इसका मतलब कि आपको रिस्पायरेटरी डिप्रेशन ही होना है। लेस डिप्रेशन करवाते हैं कापा रिसेप्टर उससे, लेकिन जो फुल एगोनिस्ट हैं उनका ज़्यादा ये रिस्पॉन्स रेट होता है। बाकी बात करते हैं, जब हम पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? जब ये ज़्यादा होगा तो कार्डियोवास्कुलर डायलेशन हो जाएगी। कार्डियोवास्कुलेशन डायलेशन की वजह से क्या होगा? ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा और इंक्रीज़ हो जाएगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये बात भी आपने याद रखनी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैसे जनरेट इंक्रीज़ होता है जब आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डायलेशन होने की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है उस तरफ को, क्योंकि ब्लड सप्लाई जब ज़्यादा जाएगी तो क्या हो जाएगा कि इंट्रा इंक्रीजियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आपने ये वाला सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, यूक्यू आता था कि ये ओपियोइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस चीज़ के अंदर हैं। तो ये आपने याद रखना है कि हेड इंजरीज़ हैं उसके अंदर हमने ये ओपियोइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्योंकि आपको बताया कि ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ करवा देता है, ठीक हो गया। उसके बाद प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देते हैं क्योंकि रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करवा रहा है, मदर का प्लेसेंटा ये क्रॉस कर देता है, पहले बता दिया। बाकी ये COPD के अंदर यानी अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर नहीं दे रही, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करवा रहा है। तो अगर अस्थमा वाले को देंगे तो मज़ीद उसका तो पहले सांस नहीं आ रहा है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा तो मज़ीद सांस नहीं आएगा, तो वो बंदा समझ नहीं क्या मर सकता है। और उसके बाद है हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर भी आप ये ओपियोइड्स नहीं दे सकते हैं। उसके बाद था इंक्रीज स्मूथ मसल एक्टिविटी। इंक्रीज स्मूथ मसल एक्टिविटी का में क्या होता है? जो ओपियोइड्स होते हैं ना वो इंक्रीज करवाते हैं स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन, किसकी? GIT के बाइलरी स्मूथ मसल्स है ना जो, और यूरिथ्रा के और ब्लैडर का स्फिंक्टर है, ये इंक्रीज करते हैं यूरिथ्रा को, और ब्लैडर का जो स्फिंक्टर टोन है ना उसकी कम करवाते हैं, ताकि, और ये प्रोलोंगेशन ऑफ लेबर करवाते हैं। ये स्मूथ मसल्स की जो कंट्रैक्शन है ना उनको इंक्रीज़ करवा रहे हैं बेसिकली। सिंपल सी बात है, ब्लैडर के अंदर जो है स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल होता है, ठीक हो गया। यूरिथ्रा और जो प्रेगनेंसी के अंदर जो लेबर पेन इंड्यूस, हमने लेबर इंड्यूस कराना ताकि स्मूथ मसल रिलैक्स करें और प्रेगनेंसी के अंदर हमें हेल्पफुल हो, तो तब ये ओपियोइड्स यूज़ हो सकते हैं। तब कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो हम जो ओपियोइड्स है ना वो एंटी डायरियल इफेक्ट होता है उनका, क्योंकि ये जो डिक्रीज़ करते हैं ना इंटेस्टिनल पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो GIT ट्रैक की मूवमेंट है ये कम करते हैं। तो इसका मतलब है कि एंटी डायरियल इफेक्ट भी इनका होता है GIT की जो जितनी भी मूवमेंट्स हैं, क्योंकि बेसिकली ये GIT के स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करवा रहे हैं ना। जब कंट्रैक्शन कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि GIT के अंदर जब कंट्रैक्शन हो जाएगी तो इतना ज़्यादा वो जो आपका फ़्लो होता है डायरिया वाला जब सीन चल रहा होता है तो वो इतना ज़्यादा फ़्लो नहीं रहता है, तो डायरिया भी आप ट्रीट हो जाता है आपका, ये कह लें आप एक तरह से। उसके बाद इसका एंटीटसिव इफेक्ट होता है, ठीक हो गया। लो डोज ओपियोइड्स होते हैं ना वो कफ रिफ्लेक्स
कफ रिफ्लेक्स के लिए भी हम, खांसी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नोज़िया है, और नोज़िया के अंदर ये क्या करते हैं, ऑपियोइड्स एक्टिवेट करते हैं किसको, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करते हैं, और नोज़िया और वॉमिटिंग के अंदर हम इसको दे सकते हैं। सिडेशन करवाते हैं लो डोज के ऊपर, अगर हाई डोज के अंदर देंगे तो मेंटल क्लाउडिंग और स्टूपियस और कोमाटोज यानी कोमा वाली स्टेट आ सकती होती है। उसके बाद ट्रंकल रिजिडिटी है, फ्लशिंग, प्रोटोसिस, हिस्टामिन रिलीज की वजह से ये होता है सारा कुछ। एलएच को कम कराते हैं और एडीएच को इंक्रीज करवाते हैं। ये सारा कुछ इनके एक्यूट इफेक्ट्स के अंदर आता है। लेकिन मेनली आपने यही जो आपको बताया हुआ है बैड अमेरिकन, आपने ये याद रखना है। बेशक आप सीधे सीधे नाम भी लिखते बैड अमेरिकन से, कि बी से ब्रेडिकार्डिया, ए से एनएलजीजिया, डी से पता नहीं क्या था, डी की वजह से तो कुछ भी नहीं था, खैर डी को मिस करवाया था हमने। एम से आगे आ रहा था मियोसिस, ई से आपने लिखा था यूफोरिया हो रहा होता था, आर से रिस्पिरेटरी डिप्रेशन था, आई से इंक्रीज स्मूथ मसल एक्टिविटी था, सी से कॉन्स्टिपेशन, और ए से एंटीटसिव एक्शन, एन से नोजिया, और एस से सिडेशन। तो ये आपने बेसिकली बैड अमेरिकन से याद रखना है, और आपने सीधे सीधे नाम भी इसी तरह लिख सकते हैं अगर वो आपसे डिटेल ना पूछें। और दो चीज़ इसमें, एक मेप्रिडीन है जो कि मिस्क्रीनिंग ब्लॉकिंग इफेक्ट है और इसका नहीं करवाती है मियोसिस, ठीक है। और एक दूसरा है कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस के अंदर थी, ओपिएट, दो बातें ये, और तीसरी बात ये कि इसका एंटी डायरियल इफेक्ट होता है। ये तीन बातें मेन इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये तीन बातें याद रखनी है एक्यूट इफेक्ट्स के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम इसके क्रॉनिक इफेक्ट्स की। क्रॉनिक इफेक्ट में दो चीज़ें आ रही हैं, टॉलरेंस और डिपेंडेंस। अब क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट, पहले हमने नॉर्मली बात की है कि अगर एक ड्रग को हम काफ़ी अर्सा देर के लिए यूज़ करता रहे तो पेशेंट उसको रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है, क्योंकि रिसेप्टर यूज हो जाते हैं एक चीज़ को। फॉर एग्जांपल अल्फा रिसेप्टर की ड्रग्स हम देते रहे एक काफ़ी लंबे अरसे के लिए, तो पेशेंट उसको रिस्पॉन्स करना छोड़ देगा, क्योंकि उसके बॉडी के जो रिसेप्टर होते हैं वो यूज हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें टॉलरेंस की, ओपियोइड्स के अंदर टॉलरेंस की, तो ओपियोइड्स के अंदर टॉलरेंस डिफरेंट तरह से होती है। इस तरह नहीं होती है कि अगर हमने एगोनिस्ट दिए हैं, एक क्लास है जो कि हमने बात की थी कि एगोनिस्ट वाले तीन थे ना, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और कम वाले, तो ये तीनों क्लास के लिए हमारे बॉडी के अंदर ओपियोइड्स की टॉलरेंस डेवलप नहीं होगी। जो ड्रग आप दे रहे हैं स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन अगर आप दे रहे हैं तो सिर्फ मॉर्फिन के लिए ही टॉलरेंस डेवलप होगी। जो उस क्लास की हाइड्रोमॉर्फिन थी, फेंटानाइल, जो सुफेंटानाइल है, उनके लिए ये आपकी जनाब साहब कह लें कि टॉलरेंस है ना, वो डेवलप नहीं होगी। ये इसके लिए है, इसके मैकेनिज्म को कहते हैं क्रॉस टॉलरेंस, ठीक है। तो यही बात इधर बताई हुई है कि जो टॉलरेंस डेवलप होती है ना, वो अनकपलिंग ऑफ रिसेप्टर की वजह से होती है, ठीक हो गया। टॉलरेंस डेवलप होती है अगेंस्ट ऑल एक्यूट इफेक्ट्स। जितने भी एक्यूट इफेक्ट्स आपने बैड अमेरिकन स्पीच आपने पढ़ा है कि उसके लिए आपने निमोनिक बनाया था, तो तमाम के तमाम एक्यूट इफेक्ट जितने भी हैं सब के लिए टॉलरेंस डेवलप होती है एक्सेप्ट कॉन्स्टिपेशन और मियोसिस के। उसके बाद टॉलरेंस को हम ख़त्म कैसे करते हैं, NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर्स देके और डेल्टा एंटागनिस्ट देके, ठीक हो गया। क्रॉस टॉलरेंस, क्रॉस टॉलरेंस क्या होती है, देयर इज़ अ क्रॉस टॉलरेंस होती है बिटवीन ओपियोइड्स के दरमियान, इसको कहते हैं ओपियोइड्स रोटेशन या क्रॉस टॉलरेंस, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि इफ़ टॉलरेंस डेवलप अगेंस्ट वन ड्रग इन वन क्लास, यानी कि अगर एक क्लास की बात करें ओपियोइड्स की, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट की ही बात कर लें आप, जिसमें था मॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फिन और फेंटानाइल, सुफेंटानाइल, ये ड्रग्स थी। अगर अब में से किसी एक ड्रग के लिए पेशेंट में टॉलरेंस डेवलप हो रही है, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन के लिए टॉलरेंस डेवलप हो रही है, बाकी पूरी बॉडी के रिसेप्टर में ये है ना कि फॉर एग्जांपल अगर एक ड्रग के लिए डेवलप होगी है टॉलरेंस, ठीक है, तो बाकी जितनी भी ड्रग्स होगी उस रिसेप्टर के लगने वाली सब के लिए टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। लेकिन ओपियोइड्स में ऐसा नहीं है। अगर मॉर्फिन के लिए टॉलरेंस डेवलप हो रही है तो सिर्फ मॉर्फिन के लिए ही टॉलरेंस डेवलप होगी। जो इसके साथ वाली आप स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है, कह लो हाइड्रोमॉर्फिन है, उसके लिए डेवलप नहीं होगी। हम पेशेंट को उस पर शिफ्ट कर सकते हैं उस ड्रग के ऊपर, यानी वन ड्रग इन वन क्लास वी कैन शिफ्ट टू द अदर ड्रग ऑफ सेम क्लास, उसी क्लास की हम दूसरी ड्रग के ऊपर पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्स जनरेट करवाने के लिए, यानी थेराप्यूटिक इफेक्ट लेने के लिए। उसके बाद बात करते हैं डिपेंडेंस की। तो ओपियोइड्स के ऊपर डिपेंडेंस भी कुछ लोगों में डेवलप हो जाती है, कुछ लोग टोटली डिपेंड करना शुरू कर देते हैं ओपियोइड्स के ऊपर, ये ना लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको ख़त्म करते हैं तो क्या होती है कि एक डिजीज़ आती है जिसको कहते हैं एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, ये पेशेंट के अंदर आ जाती है जो डिपेंडेंस ख़त्म होती है। तो इसमें क्या होता है कि रिनोरिया, लैक्रीमेशन, चिल्स, मसल लैके, डायरिया, ये सारी चीज़ें, गूस फ्लश, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंस में एब्स्टिनेंस सिंड्रोम जब आती है डिपेंडेंस ख़त्म होने के बाद, उसकी वजह से ये
साइन सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद है हाइपरएल्जीजिया। तो ये हाइपरएल्जीजिया भी एक क्रॉनिक इफेक्ट है जो कि ओपियोइड्स की वजह से डेवलप होता है। बाकी इसके क्लिनिकल यूजेस हैं वो आपको बता दिए गए हैं पहले ही, पीछे ही एक्यूट इफेक्ट क्रॉनिक इफेक्ट बता दिया है। और उसके बाद क्लिनिकल यूजेस की अगर हम बात करें तो इसमें एनाल्जेसिया वाला यूज़ है, इसका कफ सप्रेशन के लिए बात किया था क्योंकि एंटीटस इफेक्ट होता है इसका। ठीक हो गया। यूजफुल एंटीटस इनक्लूड कौन सा, कोडेन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन। उसके बाद बात करते हैं लार्ज डोजेस के ऊपर। यह करवाती क्या करवाती हैं, हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन, यानी कि ये सारी चीज़ें, सीजन स्टैग्मेटिज्म यानी मेंटल क्लाउडिंग आपको बताया था, और कोमाटोज वाली स्टेट हो सकती है। उसके बाद डायरिया वाली बात आपने पहले ही कर दी है कि इसका एंटी डायरियल इफेक्ट होता है। इसको ओपियोइड्स को हम किसके डाइफोनॉक्सालेट और लोप्रामाइड के साथ आप दे सकते हैं एंटी डायरियल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये क्या करती है, जीआईटी की मोटिलिटी कम करती है, क्योंकि इंक्रीज कराती है स्मूथ मसल की एक्टिवेशन। इसके लिए जीआईटी की मोटिलिटी कम होती है और एंटी डायरियल इफेक्ट आता है इसका। पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, मॉर्फिन करवाती है, पल्मोनरी एडीमा के अंदर यूज़ होती है। उसके बाद एनेस्थीसिया वाला इफेक्ट होता है इनका। उसके बाद हम ओपियोइड्स की डिपेंडेंस होती है। मेथाडोन यूज़फुल होती है मैनेजमेंट के लिए ऑफ ओपियोइड, यानी कि ओपियोइड्स के जो विड्रा सिम्टम्स आते हैं जैसे एस्पिरिन सिंड्रोम में फॉर एग्जाम्पल जी, और तो उसके विड्रा के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम कौन सी मेथाडोन देते हैं। बुप्रेनॉर्फिन भी यूज़ होते हैं लेकिन मेथाडोन मेनली यूज़ होती है। तो ये आपने याद रखना कि ओपियोइड्स की डिपेंडेंस के सिम्टम्स को खत्म कराने के लिए कौन सी चीज़ होती है। तो ये आपने याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद टॉक्सिसिटीज़ की बात करें, इसके टॉक्सिसिटीज़ में आता है पेपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही होती है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, कोमाटोस वाली स्टेटमेंट होती है, यानी बहुत ज़्यादा जब ये ओपियोइड्स का अफेक्ट आना शुरू हो जाए तो क्या होता है कि माउथ ड्राइनेस हो जाती है, सेडेशन हो जाती है, एक्सप्रेशन निमोनिया यानी रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होता है जिसको कहते हैं। उसके बाद हाइपोटेंशन, वॉमिटिंग, नोजिया, इनफ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्योंकि वो स्मूथ मसल को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यूरिनेशन ही होती है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है मेपरिडीन को मोनिबिटिक के साथ देते हैं तो हाइपरएक्सिक कोमा हो सकता है। और आगे हम बात करते हैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की अगली वीडियो के अंदर।